हेलो दोस्तों। बहुत ही शानदार सुबह है आज की। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के 12 के 12 चैप्टर्स की एक रिवीजन क्लास होगी और साथ साथ बहुत ही अच्छे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1। एंड बहुत अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ कि अगले 12 दिनों तक हम डेली एक क्लास लेंगे, जिसमें लगभग लगभग हमारे 30 मिनट्स की क्लास रहेगी। और 30 मिनट्स की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि डेली एक चैप्टर कवर कर लें। ठीक है। अगले दिन की क्लास में 5 मिनट्स का टाइम मैं रखूंगा पिछले दिन की क्लास का रिवीजन। ठीक है, जिसमें केस स्टडीज भी होंगी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी होंगे। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले दिन जब मॉर्निंग में क्लास आए उससे पहले आप पुराना वाला चैप्टर जो है वो बाय हार्ट लर्न कर चुके हो। और हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा, लगभग लगभग 6 आवर्स की क्लास में हम पूरा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो इसी जोश और जज्बे के साथ में स्टार्ट करते हैं। हमें हमारे विंटर वेकेशन में लगभग लगभग इस बार पूरी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करनी है। 6 घंटे और बिजनेस स्टडीज बिल्कुल मुट्ठी में होंगी। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट आज चैप्टर नंबर 1। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं चैप्टर 1 के पहले पार्ट से, जो कि क्या है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ढंग से समझेंगे। ठीक है। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही इजी। और ये जो नोट्स हैं बहुत ही अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है। अगर आप, मैं यहाँ तक बोल दूं कि आप इन नोट्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने मेन बुक से, तो भी गलत नहीं है। ठीक है। ऑल्दो आई विल नॉट से कि ये नोट्स के अलावा आपको बुक नहीं पढ़नी है, बिल्कुल बुक से पढ़ना है। बट पहले आप इन नोट से थोरली इस चैप्टर को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। और आपके लिए फिर जो अपनी टेक्स्ट बुक है वो एट मैक्स 1.5 आवर का काम हो जाएगा पूरा का पूरा। तो लगभग लगभग डेली एक क्लास और 1 घंटे की मेहनत, 1.5 घंटे की मेहनत, एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर बिजनेस स्टडीज एग्जामिनेशन। ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अगर मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो देखो, मेन मैनेजमेंट की डेफिनेशन में हमें 3 टर्म्स समझने लायक है, जो कि है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है। इन तीनों चीजों को ही मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है नीचे। सबसे पहले प्रोसेस की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट एक सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और फंक्शंस है विच आर टू बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर ओनली। देखो, मेनली इस बुक में आप 5 फंक्शंस पढ़ोगे मैनेजमेंट के, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये आपके 5 चैप्टर्स भी होने वाले हैं इस बुक के, जो कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बोल के रहेंगे। तो सबसे पहले ही क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी मैनेजमेंट एक सीक्वेंस या सीरीज ऑफ स्टेप्स है। पूरे नोट्स में मैंने अंडरलाइनिंग कर रखी है जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। तो इन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, इनके बिना आपका आंसर कंप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके। तो प्रोसेस का मतलब क्या है, इट इज अ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ स्टेप्स और फंक्शंस विच आर टू बी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर ओनली। उसको ऑर्डर या सीक्वेंस आप चेंज कर नहीं सकते, यानी पहले आपको प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड द लास्ट कंट्रोलिंग। तो पहली बात हमने ये तय कर ली कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, यानी ये एक सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शंस हैं जिनको हमें परफॉर्म करना होता है। और गेटिंग थिंग्स डन, खुद काम नहीं करना है, मैनेजमेंट का मतलब है काम करवाना है। ठीक है। और गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस हमने नीचे देख लिए, जिसमें आपको लोगों से काम करवाना आना चाहिए। और वो काम कैसे करवाना है, वो काम आपको करवाना है 2 तरीके से, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलो इन 2 टर्म्स को समझते हैं, बहुत बार बोर्ड में इन पर क्वेश्चन आते हैं। मैंने इन टर्म्स को समझाने के लिए कुछ बोल सकते हैं कि फोटोज यहाँ पर रख रखी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक वॉच दिख रही है। ठीक है। ये वॉच डिपिक्ट करती है इफेक्टिवनेस को। ये वॉच किसको डिपिक्ट करती है, इफेक्टिवनेस। कि आपका काम जो है, आपका जो टारगेट है या आपका जो भी असाइंड वर्क है, वो टारगेटेड टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप टारगेटेड टाइम में कंप्लीट कर लेते हो तो हम बोलेंगे कि यू वर इफेक्टिव इन डूइंग योर वर्क। ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पर मैंने एफिशिएंसी को डिपिक्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर फोटो दिखाई है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं। हाँ जी, तो इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, एफिशिएंसी को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पिक्चर डिपिक्ट किया है, जिसमें देखो एक पर्टिकुलर इंसान क्या कर रहा है, एक ब्लॉक मतलब किसी एक पर्टिकुलर आगे बढ़ने के लिए एक ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, वो रोल डाउन कर रहा है। रोल डाउन करने का तरीका क्या है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को रोल डाउन करना चाहिए, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऑब्जेक्ट जो है इसको रोल डाउन करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोटो से हमें क्या पता लग रहा है, इस फोटो से हमें, फोटोग्राफ से हमें पता लग रहा है द आर्ट ऑफ एफिशिएंसी, यानी काम को ठीक तरीके से किया जाना, ठीक है। ये ठीक तरीका है, सही तरीका है। तो मेरे ख्याल से इफेक्टिवनेस समझ आ गया होगा कि टाइमली वर्क कंप्लीट होना चाहिए, और एफिशिएंसी मतलब सही तरीके से वर्क कंप्लीट होना चाहिए। चलो इसके पीछे की थ्योरी पढ़ लेते हैं हम। इसके पीछे की थ्योरी क्या है, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। टास्क ऑन टाइम को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, टास्क ऑन टाइम, ये टास्क जो है वो टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए। जबकि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि काम को आपको करेक्ट वे में, राइट वे ऑफ डूइंग द वर्क। और ये राइट वे कौन सी वे होती है भाई, राइट वे वो वे होती है जिसमें आपको कम से कम पैसा चुकाना पड़े, मिनिमम कॉस्ट, एंड साथ साथ आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो सके। कहने का मतलब क्या है कि करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज दैट वे इन विच you have to incur the minimum cost and maximum utilization of resources could be made। डन है क्या? इफेक्टिवनेस भी समझ आ गया होगा और एफिशिएंसी भी समझ आ गया होगा। तो अब बात आती है कि जरूरत ज्यादा किसकी है, एफिशिएंसी की, इफेक्टिवनेस की। तो उसके लिए मैंने एक और पिक्चर बनाई है जिसमें लिख रखा है कि इफेक्टिवनेस प्लस एफिशिएंसी इक्वल्स टू प्रोडक्टिविटी। यानी अगर आपको चीजों को बेहतर करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस को अच्छे से चलाना है, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर इफेक्टिवनेस मेंटेन नहीं करोगे तो आपके टारगेट्स टाइम पर नहीं कंप्लीट होंगे, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपसे बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं कि डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनका ऑर्डर टाइमली कंप्लीट नहीं किया। और एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करोगे तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। मान लो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान दिया, इफेक्टिवनेस पर ध्यान दिया, तो टारगेट तो टाइम पर कंप्लीट हो गए, बट आपने इतनी वेस्टेज कर दी रिसोर्सेज की कि कंपैरेटिवली आपको बिल्कुल भी उस पर्टिकुलर ऑर्डर का मुनाफा नहीं हुआ। तो हैंड बाय हैंड चलेंगे दोनों, इसलिए मैंने क्या लिखा है, बोथ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू रन अ बिजनेस सक्सेसफुली। डन। मेरे ख्याल से पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। उसमें जो तीन मेजर पार्ट्स वो हमने बात कर ली, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड प्रोसेस। साथ साथ एक डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट भी दे रखी है। पहले एक तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि मीनिंग और डेफिनेशन में एक फर्क होता है। मीनिंग का मतलब होता है कैजुअली आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, जबकि डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑथर के उस चीज को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्स एंड ओडनल ने क्या डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट इज एस्टेब्लिशिंग एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर पीपल ऑपरेटिंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है इनके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक ऐसा वातावरण है, ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें सभी लोग एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में रहकर काम करते हैं। डन। तो पहला टॉपिक हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट डन है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अभी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के मेनली 7 कैरेक्टरिस्टिक्स है, वन बाय वन करके हम सब गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट के सभी काम जो होते हैं, मैनेजमेंट में सभी काम इस तरीके से कन्फाइंड होते हैं, एम्ड होते हैं कि वो एंड रिजल्ट की तरफ, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल है उसको पूरा करने में लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज परवेजिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। परवेजिव का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जिसकी होती है, यानी जिस पर्टिकुलर चीज को आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी से मेरा क्या मतलब है, स्मॉल और बिग ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि मैनेजमेंट की जरूरत कम या ज्यादा हो सकता है, लेवल ऑफ हम बोल सकते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है मैनेजमेंट का वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम हो सकता है, बड़ी में ज्यादा हो सकता है, बट होगा जरूर। तो यूनिवर्सल किस हिसाब से है कि बिग और स्मॉल दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजमेंट की जरूरत है। प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, उनमें भी मैनेजमेंट की जरूरत है। ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो एक सिंगल काम नहीं है, मैनेजमेंट के अलग अलग प्रारूप हैं, अलग अलग डायमेंशन हैं, अलग अलग तथ्य हैं समझने के लिए। जैसे मैनेजमेंट सिर्फ हमें लोगों का नहीं करना होता है, मैनेजमेंट हमें वर्क का भी करना है, मैनेजमेंट हमें लोगों का भी करना है, प्लस मैनेजमेंट हमें ऑपरेशंस का भी करना है। तीनों को डेप्थ में समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब क्या है? टू मेक श्योर दैट ऑल द कोर एक्टिविटीज को अंडरलाइन कर लेना, मैं अंडरलाइन करना भूल चुका हूँ। कोर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। अच्छा हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि आप प्लीज इस पर्टिकुलर जिस पीडीएफ से मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर्टिकुलर पीडीएफ को प्लीज आप क्या करें, उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है? उसको डाउनलोड कर ले, उसको उसका प्रिंट आउट निकाल लें, और इट वुड बी ग्रेट इफ यू टेक द कलर्ड प्रिंट आउट, है ना? क्योंकि कलर्ड प्रिंट आउट में सोचो कितना मजा आएगा ये पढ़ने में। मैंने इतना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन सेट कर रखा है, अलग अलग कलर्स में सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को अलग कलर दिया है, लाइनिंग दी है ना? तो प्लीज इसका कलरफुल प्रिंट आउट निकाल लें, और कलरफुल प्रिंट आउट निकालने के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, ठीक है? इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको इस पर्टिकुलर पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ जी, आगे बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड पॉइंट की बात करें, तो मल्टी डायमेंशनल में हमने देख लिया कि मैनेजमेंट जो है मल्टी डायमेंशनल कैसे है। क्योंकि सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, बिजनेस का जो कोर एक्टिविटी होता है आप उसको ठीक से संभालिए। यानी अगर जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर दिया है, एजुकेशन इन स्कूल, स्कूल का कोर एक्टिविटी क्या है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेडिकेशन प्रोवाइड करना। तो मल्टी डायमेंशनल में पहला काम मैनेजमेंट का ये है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो काम वो करते हैं वो काम वो बढ़िया से करे। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला एक्टिविटी या वर्क रहता है। दूसरा, अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, सिर्फ काम अच्छे से हो गया उससे नहीं चलेगा। मैनेजमेंट का ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक वर्क है, ये भी एक डायमेंशन है कि उसको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वो लोग सेटिस्फाइड है या नहीं है। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स, इंडिविजुअल नीड्स जो एम्प्लॉयज की है उनको भी हमें केटर करना है। टाइम टू टाइम उनको पीयर रिकॉग्निशन देनी है, ठीक है? रिकॉग्निशन इन द सेंस कि उनको ऐसा लगना चाहिए कि उनके एफर्ट्स को वैल्यू किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है? उसके बाद में अगर हम बात करें, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। एक बार मैनेजमेंट किया अच्छे से फिर भूल गए, नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ए है, उसने क्या किया, एक नए बिजनेस को सेटअप कर दिया, अच्छे से मैनेज कर लिया, 2 महीने बाद में उसने उस बिजनेस को छोड़ के वो नया बिजनेस बनाने के लिए चला गया। ना तो पुराना बिजनेस चलेगा ना नया चलेगा। क्यों? क्योंकि पुराने वाले में उसने मैनेजमेंट को एक बार सिंगल टाइम प्रोसेस मान के चला लिया, जो कि नहीं चलता है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, करते रहना पड़ता है। अगली बात करें तो ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही ये है कि सभी लोग मिलकर काम करें। अगर कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं लगते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो कलेक्टिव एफर्ट्स के बिना आपका जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो वीक पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट ऑफ वी इंस्टेड ऑफ आई इज वेरी एसेंशियल। यानी हमें वी को रिप्लेस करना है आई से, सॉरी, आई को रिप्लेस करना है वी से। यहाँ पर उल्टा लिख दिया शायद मैंने, रिप्लेसमेंट ऑफ आई इंस्टेड ऑफ वी, ठीक है? इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ओके? रिप्लेसमेंट ऑफ आई इंस्टेड ऑफ वी, डन। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमें रिप्लेस करना है आई को, यानी इंडिविजुअल एफर्ट्स पर बात ही नहीं होनी चाहिए, कलेक्टिव एफर्ट्स पर बात होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए सभी मिलकर एक ग्रुप की तरह काम करें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है वर्क कलेक्टिवली। कलेक्टिव वर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना कलेक्टिव वर्किंग के काम नहीं हो पाएगा। 5 हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायनेमिक एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक एक्टिविटी है। डायनेमिक एक्टिविटी मतलब जिसमें आपको जल्दी जल्दी चेंजेस करना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली। देखो सिंपल सी बात है, आज का बिजनेस इतना मॉडर्न एरा का इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है। कोई सोशल चेंज आ गया, कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, कोई एनवायरमेंटल चेंज आ गया, कोई इकोनॉमिकल चेंज आ गया, कोई टेक्निकल चेंज आ गया, अगर बिजनेस में इन सब से आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। तो मैनेजमेंट डायनेमिक होना चाहिए, यानी जैसे ही बाहरी चेंज आए आपको भी चेंज करना आना चाहिए, स्विफ्टनेस होनी चाहिए, जल्दी जल्दी चेंज करना आना चाहिए, ठीक है? अगली बात करें इंटेंजिबल मैनेजमेंट, एक इंटेंजिबल है, यानी एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी
अच्छा मैनेजमेंट जो होता है उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, यानी आप उसको फिजिकली देख नहीं सकते हो, बट अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली अच्छे मैनेजमेंट में अगर मैनेजमेंट अच्छा ना हो तो उसकी एब्सेंस दिख जाती है। कहने का मतलब देखो क्या लिखा है, बट प्रेजेंस कुड बी फेल्ट बाय सीइंग ऑर्डरलीनेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट ऑर्डरलीनेस यानी तरीके से जो काम हो रहा है और जो कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच है उससे पता लग जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक्स और ऑर्गेनाइजेशन वाई में एक्स में अच्छा मैनेजमेंट है, क्योंकि उसकी ऑर्डरलीनेस से और कोऑर्डिनेशन लोगों के बीच में जो है उससे भी पता लग जाता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन वाई में वो एब्सेंट है। डन। तो हमने दो पॉइंट कवर कर लिए, पहला मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। ओके, नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य। तो मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य हैं भाई? पहली बात तो मैनेजमेंट का उद्देश्य जो सिर्फ ये समझता है सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न एरा का बिजनेस है, कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करोगे जनता आपको 4 दिन के अंदर क्या करेगी, भूल जाएगी, आपको आउटडेटेड कर देगी। तो इस वजह से ये ध्यान रखना सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट के 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तो आपका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है। उसके बाद में सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि समाज के प्रति बनता है। उसके बाद में पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि आपके जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके प्रति बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं मैनेजमेंट के, देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति रहता है वो है सर्वाइवल, एंश्योर सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। आज के डेट में सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल है, यानी अस्तित्व बनाए रखना भी मुश्किल है। तो सबसे पहले जो गोल होता है या ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये होता है कि बिजनेस सर्वाइव कर पाए, यानी बिजनेस जो है वो इजीली रन कर पाए। प्रॉफिट की बात करते हैं, सर्वाइवल अगर हो गए, आप बहुत टाइम तक सर्वाइव कर पाए हो, तो अब आपको क्या करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, ऑर्गेनाइजेशन किस लिए काम कर रही है? प्रॉफिट के लिए कर रही है, तो इसीलिए लिखा गया है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। आपने रिस्क लिया है, आपने बिजनेस किया है, धंधा किया है, तो उस रिस्क के लिए आपको जो रिवॉर्ड मिलता है वही प्रॉफिट है। और एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल मुश्किल है अगर लंबे समय तक वो प्रॉफिट ना कमाए, तो इसलिए प्रॉफिट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो ग्रोथ। जब आपने सर्वाइवल कर लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है, देन नाउ यू विल मूव टुवर्ड्स ग्रोथ। कहने का मतलब क्या है? जब आप सर्वाइव कर चुके हो मार्केट में, आपने प्रॉफिट अच्छा अर्न कर लिया है, तो नाउ यू शुड ऑप्ट फॉर द ग्रोथ पर्सपेक्टिव। कहने का मतलब क्या है? आपको देखना चाहिए कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फर्दर ग्रो कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। तो यही बोला है कि वंस एन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू सर्वाइव एंड अर्न प्रॉफिट, इट फोकसेस ऑन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कीवर्ड्स है इसमें। डन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, सोशल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्योंकि एक बिजनेस जो है वो क्या कर रहा है, और सोसाइटी में रहकर ही काम कर रहा है, इस वजह से सोसाइटी के प्रति इसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी उद्देश्य इसको बनाने पड़ेंगे। जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल रेट, सस्ते दामों पर सामान बेचना चाहिए, सस्ते इन द सेंस अफोर्डेबल प्राइसेस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतना आधा चार्ज कर रहे हो क्योंकि आपकी मोनोपोली है उस प्रोडक्ट को लेकर, तो आप इतना आधा चार्ज कर रहे हो जो कि लोगों के लिए अफोर्डेबल ही नहीं। ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या, अगर आपकी कंट्री ऐसी है जिसमें लेबर को काम मिलता नहीं है, देन यू शुड डेफिनेटली ऑप्ट फॉर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, ताकि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना है ताकि पॉल्यूशन ना हो। कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सिविक एमिनिटीज, यानी जो भी सिविक एमिनिटीज होती है, जैसे सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गई, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हो गई, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराना भी आपका एक हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। डन। तो आगे बात करते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की। अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर बिजनेस के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज के प्रति आपके क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? सबसे पहला कॉम्पिटेटिव सैलरीज। आपको एम्प्लॉयज को कॉम्पिटेटिव सैलरीज यानी उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनको फेयर सैलरीज देनी चाहिए। पीयर रिकग्निशन का मतलब टाइम टू टाइम जो हम बोल सकते हैं सुपीरियर होते हैं उनको अपने सबॉर्डिनेट्स को, यानी निचले क्रम में काम कर रहे लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उनके काम की सराहना करनी चाहिए। गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। टाइम टू टाइम प्रमोशन, ट्रेनिंग और पर्सनल ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक था जो कि था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तीनों टॉपिक कवर हो गए होंगे अच्छे से।
नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर सिमिलर विद कैरेक्टरिस्टिक्स। इंपॉर्टेंस आ जाए या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, सिमिलर सिमिलर से पॉइंट होंगे, बस आंसर लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। गोल ओरिएंटेड पढ़ा था वहां पे भी हमने। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट के जो वर्क होता है वो डायरेक्टेड होता है टुवर्ड्स, डायरेक्ट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल। ठीक है, सभी लोगों के इंडिविजुअल एफर्ट्स को इस तरीके से डायरेक्ट कर दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव किया जा सके। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। यानी अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो चीजों को, इट हेल्प्स टू गेन एफिशिएंसी इन वर्क, दैट इज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट परस्यू कर रहे हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बेटर हो जाएगी, यानी आप एकदम सही यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाओगे, आपकी प्रॉफिट जो है वो, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तीसरा है क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जब आप मैनेजमेंट अच्छे से एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, तो आप दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में क्या कर सकते हो, ज्यादा जल्दी स्विफ्टली चेंज कर सकते हो। इसमें आप एक वर्ड यूज कर सकते हो जो कि मैंने अभी लिखा नहीं है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देखो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि कई बार बिजनेस, आप बिजनेस में जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज होती है वो आती हैं। ठीक है, और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में जल्दी जल्दी बदलाव करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है ना, उसको पहले पहला मूवर होने का एक एडवांटेज मिल जाता है। तो उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है जो ऑर्गेनाइजेशंस डायनेमिक होती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो बहुत रिजिड होती है, उनमें अगर चेंजेस करने तो बहुत टाइम कंज्यूम होता है, तो वो जब तक टाइम कंज्यूम करेंगे तब तक एक अच्छे मैनेजमेंट वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक अपना होना है, उसको यूज करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेकर निकल लेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब क्या है कि अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने एम्प्लॉयज का भी उतना ही ध्यान रखता है, वो अपने एम्प्लॉयज के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने पर भी ध्यान देता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कि अपने एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम पढ़ने के लिए या फर्दर ग्रोथ करने के लिए क्या नाम है, पेड लीव्स देते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या किया है, अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट एम्प्लॉयज का पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा करने में हेल्प की है। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट। और लास्ट, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अगर एक अच्छा मैनेजमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के वो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए या अपलिफ्टमेंट के लिए भी लगातार कुछ ना कुछ एफर्ट्स करता रहेगा। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, 4 पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं। अगला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा भी है, मैनेजमेंट की खूबियां। ठीक है, तो मैनेजमेंट की खूबियां हमें 3 पर्सपेक्टिव से देखनी है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ये टॉपिक कंपेरेटिवली थोड़ा सा क्या रहता है, ट्रिकी रहता है, इसमें बच्चों की गलतियां ज्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें कुछ नयापन निकाला है। मैंने नयापन क्या निकाला है, यहाँ पर आपको 2 तरह के इमोजीज दिख रहे होंगे, है ना, इमोटिकॉन्स दिख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का और एक अलग अलग जगह रेड कलर का। तो मैंने ग्रीन कलर का इमोटिकॉन कहाँ पर रखा है, जहां पर वो पर्टिकुलर पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है, और जहां पर नहीं हो रहा है वहां पर रेड है। ठीक है, बहुत ही सिंपल हो गया। तो देखो, इसलिए देखो रेड और ग्रीन आ गया ना, तो मैंने बोला था कि आप अगर कलरफुल नोट्स रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मैनेजमेंट को पहले हम साइंस के पर्सपेक्टिव से तोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में 3 चीजें प्रेजेंट होती है, देखो तीनों में ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा। साइंस में सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है, यानी एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है जिसका यूज करके आप जो भी नॉलेज है वो गेन कर सकते हो। दूसरा, साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होते हैं, लेबोरेटरी टेस्टेड होते हैं। तीसरा, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, आप क्या नाम है, ग्रेविटेशन के फोर्स को यहाँ यूज करो या आप अमेरिका में यूज करो, एप्लीकेबिलिटी एकदम सेम ही आएगी, कोई रिजल्ट एकदम सेम ही आएंगे। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हैं जिसमें साइंस खरा उतरता है। पहला, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस के पास है ग्रीन इमोटिकॉन। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, साइंस के पास है ग्रीन इमोटिकॉन। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी साइंस में होती है ग्रीन इमोटिकॉन। समझ गए किस हिसाब से मैंने बनाए हैं नोट्स?
अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में भी आज की डेट में बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, इस वजह से यहाँ पर मैनेजमेंट खरा उतरता है। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटेशन की, तो मैंने यहाँ पर दोनों बना दिया, ग्रीन भी और रेड भी, बिकॉज ये पार्शियल ट्रुथ है। एक तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड ही उनके रिजल्ट्स होते हैं, बट क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटेशन आप लोगों पर करते हैं, बिहेवियर्स पर करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर करते हैं, इस वजह से कंपैरेटिवली एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट जो होते हैं वो कई बार डिफर कर जाते हैं पर्सन टू पर्सन। इस वजह से प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन में मैंने हाँ भी लिखा है और ना भी लिखा है। अगर मैं तीसरी बात करूं, यूनिवर्सल वैलिडिटी बिल्कुल भी नहीं है। अभी सेकंड पॉइंट में बात की थी, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लोगों पर बेस्ड होते हैं, तो इस वजह से इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। हो सकता है इंडिया में किसी चीज से एम्प्लॉयज जो है वो खुश होते हो, और खुश होते हो अपने एम्प्लॉयर्स के किसी डिसीजन से, और वही सेम डिसीजन अगर एम्प्लॉयर जापान में लेता है तो एम्प्लॉयज बिल्कुल खुश ना होते हो। ठीक है, तो इस वजह से बोला गया है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से तुम्हें क्लियरली समझ आ रहा है, एक में आपकी क्या नाम है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, ये पार्शियली प्रेजेंट है, और ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? अच्छा हो गया, सॉरी। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट एज अ हार्ट। वेरी गुड, यहाँ पर हमें सारे के सारे ग्रीन इमोटिकॉन्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो तीनों में यस रहेगा। बॉडी ऑफ नॉलेज आर्ट में भी होता है, आर्ट को परस्यू करने के लिए, समझने के लिए आपके पास में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल है, मैनेजमेंट में भी है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन यानी स्किल एंड क्रिएटिविटी होगा यहाँ पर। स्किल एंड क्रिएटिविटी कहने का मतलब क्या है कि पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आपका आर्ट को परस्यू करने का तरीका पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है, इस वजह से पर्सनलाइज एप्लीकेशन प्रेजेंट है किसमें, आर्ट में, आर्टिस्ट में। जबकि मैनेजमेंट में भी वो प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर इंसान अपने एक पर्टिकुलर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए कुछ अलग टैक्टिक्स यूज करेगा, और दूसरा पर्टिकुलर आई एम सॉरी, दूसरा पर्टिकुलर जो मैनेजर है वो अलग टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए यहाँ पर भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन आ जाती है। अगर हम प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बात करें, विदाउट प्रैक्टिस एन आर्टिस्ट लूज इट्स परफेक्शन। अगर प्रैक्टिस ना करे तो एक आर्टिस्ट अपनी परफेक्शन जो है आर्ट पर वो खो देगा। वैसे ही सेम है, अगर एक मैनेजर लंबे समय तक मैनेजमेंट ना करे तो उसके मैनेजेरियल स्किल्स जो है वो कम हो जाएगी। और साथ साथ अगर रेगुलर प्रैक्टिस करता रहे एक आर्टिस्ट, या रेगुलर मैनेजमेंट करता रहे एक मैनेजर, तो उसकी स्किल्स और ब्रशअप होती है और बेहतर होती है। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो उसको हम 5 अलग अलग पॉइंट्स पर तोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो पहला देखते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये तो सब में प्रेजेंट था, प्रोफेशन में प्रेजेंट होता है, मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि आप एमबीए करने के बाद में क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल मतलब एमबीए करने के बाद में एक प्रोफेशनल एमबीए का वर्क परस्यू कर सकते हो। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपके प्रोफेशन में क्या रोकथाम है क्या? देखो है, बट अभी तक इतनी ज्यादा नहीं है। कहने का मतलब क्या, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जैसे एग्जांपल, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड टू सम एग्जामिनेशन और डिग्री। जैसे अगर मान लो आपको क्या नाम है, एक आईआईटीएन मतलब एक इंजीनियर बनना है, तो आप आईआईटी करते हो, उस एग्जाम में पास होगे तो इंजीनियर बनोगे, नहीं तो नहीं बनोगे। ठीक है, अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जब पास होगे तो आप डॉक्टर के लिए आगे परस्यू कर सकते हो, एमबीबीएस कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे। तो रोक दिया गया ना कि ये डिग्री करोगे या ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के तहत आपको जब ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी आप आगे इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। जबकि मैनेजमेंट में भी ऐसी है चीजें, आईआईएम्स के थ्रू आप मैनेजमेंट करोगे तो आप अच्छे मैनेजर बनोगे, बट प्राइवेट कॉलेज से कर लोगे या कोई डिग्री नहीं भी लोगे तब भी मैनेजर बन सकते हो। जैसे मान लो एक 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ जो केटरर है, उसने कोई एमबीए की डिग्री नहीं ली, स्टिल ही इज अ मैनेजर। ठीक है, तो इस वजह से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री जो है वो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर में शायद बहुत जल्द प्रेजेंट हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस की अगर हम बात करें, जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आईसीएआई होती है, वैसे मैनेजमेंट के लिए भी AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रेजेंट तो है, बट उसकी पावर जो है वो इतनी ज्यादा कंपेरेटिवली ज्यादा नहीं है,
इस वजह से हमने प्रोफेशन में यस लिखा है, बट मैनेजमेंट में अभी तक नो लिखा है। ठीक है, तो प्रोफेशन में एक हाँ आया था, बाकी अभी तक 2 नो आए हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, आप अगर क्या करते हो, क्या नाम है, मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू अगर आप डॉक्टर बनते हो तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना पड़ेगा। जैसे प्लेज दिलवाई जाती है डॉक्टर बनते ही कि मैं डॉक्टर रहते हुए ये चीजें करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट है। बाकी प्रोफेशंस में अभी तक मैनेजमेंट में वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रेजेंट तो है, बट इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमने ये माना है कि नहीं है प्रेजेंट। सर्विस मोटिव की बात करें तो नॉर्मली प्रोफेशन जो होता है वो सर्विस मोटिव की के लिए ही क्या आता है, थियोरेटिकल बात है, प्रैक्टिकली आप जिद नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हर कोई इंसान पैसे के लिए काम कर रहा है। सर्विस मोटिव की बात करें तो एक डॉक्टर जो है या एक लॉयर जो है, उसका सर्विस मोटिव होता है कि सोसाइटी को केटर करना, सोसाइटी में लॉ अच्छे से फॉलो हो जाए, सोसाइटी में लोग बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन रहें, ये सर्विस मोटिव है। जबकि मैनेजमेंट जो है अभी आज की डेट में प्योरली प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या आता है, इसलिए इसमें सर्विस मोटिव प्रेजेंट नहीं है। तो 5 में से 4 नो होने की वजह से आज की डेट में हम नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, क्लियर है? मेरे ख्याल से नेचर अच्छे से समझ आया होगा, बहुत अच्छे से मैंने इसको कोशिश की है बताने की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत जल्द बस चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत जल्द। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखें तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैंने सारे की पॉइंट्स कवर कर लिए इसमें, ठीक है, फंक्शंस भी आ गए, की पॉइंट्स भी आ गए। सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट बनता है। मैक्सिमम अथॉरिटी, इनके पास में सबसे ज्यादा ताकतें होती है। लीड एंड टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस, ये अपने कंपनी को या अपने ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं और मेजर पॉलिसी डिसीजंस इनके द्वारा लिए जाते हैं। लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, लाइजन मतलब कांटेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से लाइजन का मतलब ये हो गया, कांटेक्ट हो गया, कि आप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कांटेक्ट जब बनाते हो तो सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन को या सामने वाले पार्टी को सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू कांटेक्ट करना होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस वजह से बोला है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होते हैं वो एक तरीके से आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में लाइजन यानी कांटेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे अगर मान लो एमआरएफ टायर्स को क्या नाम है, टाटा मोटर्स के साथ में कांटेक्ट करना है कि टाटा की सभी गाड़ियों में एमआरएफ के टायर्स लगेंगे, तो ये लाइजन क्रिएट करने के लिए बीच में रतन टाटा इन्वॉल्व हो जाएंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज, कहने का मतलब क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ये देखता है कि सभी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज ठीक से परस्यू हो रही है या नहीं हो रही। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सभी एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर काम कर रहे हैं या नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग चीजों को इसको हम समझने के लिए ये बोल सकते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी सब चीजें बिट्स एंड पीसेज में तो सही हो रही थी ऑर्गेनाइजेशन में, ये चीज सही हो रही है, ये चीज सही हो रही है, ये चीज सही हो रही है। मैनेजमेंट क्या काम कर देता है, सॉरी, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या काम कर देता है, इन डॉट्स को कनेक्ट करने का काम कर देता है। समझ आ रही है बात? चलो नेक्स्ट है एग्जांपल। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट का देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, चीफ अपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसर हो गया, वेट अ मिनट, चीफ ऑर्गेनाइजेशनल नहीं था, सीओओ शायद, हाँ ऑपरेटिंग था, सॉरी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया और चेयरमैन हो गया। ये सभी लोग क्या हैं, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के पार्ट है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये कई बार हमें केस स्टडी जब आती है तो हमें याद रखने पड़ते हैं कि कौन से पर्टिकुलर मैनेजर्स टॉप लेवल के थे, कौन से मिडिल लेवल के और कौन से लोअर लेवल के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मोस्टली द डिपार्टमेंटल हेड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सभी लोग क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ये लिंकेज क्रिएट करते हैं कि इनके बीच में टॉप लेवल मैनेजमेंट के और लोअर लेवल मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग जो जो एक्टिविटीज इनको कन्फाइंड दे रखी है उन एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करने का काम इनका होता है। ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहते हैं टाइमली। उसके अलावा ये रेस्पॉन्सिबल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेना इसको, रेस्पॉन्सिबल वाला, रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बोलते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के जो कंडक्ट होते हैं यानी काम काज होते हैं उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं या अकाउंटेबल हो जाते हैं
क्योंकि इनको जवाब देना पड़ता है कि कोई भी काम अगर निचले लेवल पर ठीक नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। इसके एग्जांपल्स देखें तो परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिविजनल हेड और डिपार्टमेंटल हेड जैसे एग्जांपल जो है वो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या है? पास ऑन द इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर्स एंड रिपोर्ट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम ये है कि ये डायरेक्टली वर्कर्स के कॉन्टेक्ट में रहता है, ये उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहता है, यानी समझाते रहते हैं कि क्या कैसे करना है। पास ग्रीवेंसेज ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अगर वर्कर्स के कुछ समस्याएं हैं, ग्रीवेंसेज हैं, तो उनको मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने का काम भी किसका है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, इनको फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोलते हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। एंश्योर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉइज, ये मेक श्योर करता है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज या वर्कर्स काम कर रहे हैं वो एकदम सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट में काम करे, गुड वर्किंग कंडीशंस उनको मिले। एंश्योर क्वालिटी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगाए। क्वालिटी कंट्रोल एंश्योर करना इनका ही काम है, यानी जो प्रोडक्ट्स है अच्छी क्वालिटी में सर्व हो, जिस क्वालिटी या जिस स्टैंडर्ड में सोचे गए तो उसमें ही बने, तो ये मेक श्योर करना है किसको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। और एग्जांपल इसका है सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन और क्लर्क। ओके, 6 पॉइंट्स कवर कर चुके हम। 7th पॉइंट पर देखना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने क्या लिखा है? टू बी कवर्ड इन डिटेल इन फर्दर चैप्टर्स, सो यू कैन स्किप दिस टॉपिक इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो आगे डिटेल में, अरे इतनी डिटेल में होगा, हर एक पॉइंट पर एक चैप्टर है, तो यहाँ पर कोई सेंस ही नहीं बनता है इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने का। आप स्किप कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस, इंटीग्रेट्स एंड यूनिफाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बट जब तक सब इंडिविजुअल कैपेसिटी में अच्छा वर्क करते रहेंगे, एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं किया जा सकेगा। इस वजह से कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी को कोऑर्डिनेशन बोलते हैं कि जब आप इन सभी एफर्ट्स को, इंडिविजुअल एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेट कर देते हैं या फिर यूनिफाई कर देते हैं, तो इसका मतलब आप कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कर रहे हो। इट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को ये जोड़ देता है। कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन के मेनली हमें कुछ एसेंस समझना है कि कोऑर्डिनेशन जरूरी ही क्यों है आखिर। कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट के लिए। रीजन क्या है? सबसे पहला, नीडेड टू परफॉर्म एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर काम होगा, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो या फिर कंट्रोलिंग हो। सबसे पहले अगर प्लानिंग की बात करें तो होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो, इस वजह से कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट हो गई। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज एज पर प्लानिंग प्रोसेस, जो प्लान आपने किया था उसके अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज यानी संसाधन इकट्ठे करने। स्टाफिंग जो है वो आपके प्लान और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे जो हम बोल सकते हैं फंक्शन है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो इंटरकनेक्टेडनेस और तगड़ी तरीके से हो सके उसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। फॉर बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, प्लान्स को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। और कंट्रोलिंग फंक्शन, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसमें हम ये बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, यानी आपने प्लान तो कर लिया कि ये ऐसे ऐसे करना है, बट असलियत में वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं वो इस पॉइंट में हम निकालते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एसेंस अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन का मैनेजमेंट में क्या है, तो ये सभी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ता है। चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, उसको सारी एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करें, उसको सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ना है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और लोअर लेवल की बात करें तो उसको सभी एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स को जोड़ना है, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें सर्वाइवल, coordination ensures survival of organization since individual success is of no use if collective efforts are not made in the organization, and coordination helps in such integration of efforts। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल यानी अस्तित्व सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सभी एस्पेक्ट्स पर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रहा हो। समझ आ रही है बात? तो सर्वाइवल अगर करना है तो सभी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को जोड़ना पड़ेगा, और उसको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेशन ही इंटीग्रेट करने के लिए हमें काम आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कोऑर्डिनेशन की देखें तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, यानी कहने का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलग अलग जो वर्कर्स हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल अलग अलग होता है, इस वजह से उनको एक साथ काम करने में दिक्कत आती है।
तो एक मैनेजर अगर कोऑर्डिनेशन का फंक्शन अच्छे से कर रहा होगा तो वो उन सबको एक साथ काम करना सिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिटी इन एफर्ट्स, एंश्योर यूनिटी इन एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करेंगे तभी काम हो पाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मेन काम ये होता है कि टाइमली प्रोडक्शन कर दे और कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रखे। और अगर हम बात करें सेल्स डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि उसको कंपैरेटिवली ये देखना है कि उसकी क्वार्टरली या एनुअल सेल्स है वो अच्छे से मेंटेन हो सके, ठीक है। अब सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो चाहता है कि पर्टिकुलरली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी पैकेजिंग में कुछ चेंजेस करे, क्योंकि उसकी सेल, उसकी जो पैकेजिंग है बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से उसकी सेल कम हो रही है। तो अगर इनका इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा और सेल्स अभी भी डाउन ही रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो शैटर हो गया, वो हर्ट हो गया, क्योंकि सबने यूनिफाइड एफर्ट्स नहीं किए। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस, जैसे कि हमने पढ़ा था कहां पर, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में, वहां वैसे ही कोऑर्डिनेशन भी जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी इसको भी लगातार आपको करते रहना पड़ता है, एंडलेस प्रोसेस है। परवेजिव यानी यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन, चाहे छोटे लेवल पर हो, बड़े लेवल पर हो, चाहे एनपीओ हो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन करना ही पड़ेगा। डेलिब्रेट प्रोसेस यानी जानबूझ करके आता है, मतलब खुद से ही कर लिया आता है, ऐसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन ऐसा प्रोसेस नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा उसके बाद में। ये ऐसा प्रोसेस है जो कि मैनेजर को टाइम टू टाइम खुद से चलाकर ही करना होता है, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन और केओस एम्प्लॉयज के बीच में बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज क्लास, व्हाई वी फील नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? सबसे पहला, ग्रोथ इन साइज। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज ग्रो होता आता है या वो एक्सपेंड करते जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली लोग बढ़ते जाते हैं, और बढ़ते हुए लोगों के साथ में अगर ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है मैंने। With more employees, it is important to harmonize what important है, individual goals with organization goal। जब employees comparatively बढ़ जाते हैं तो it is important कि comparatively आपका जो efforts हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाए, हार्मोनाइज हो जाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सभी लोग अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केटिंग अपना काम कर रहा है, सेल्स अपना काम कर रहा है, और सबको सिर्फ अपना ही काम सही से करने की पड़ी होती है। उनको ये मतलब नहीं होता है कि दूसरा डिपार्टमेंट उनकी वजह से खराब होगा या नहीं होगा। जैसे प्रोडक्शन की बात करें, मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि सेल्स कम तो हो रही है कंपैरेटिवली इस पैकेजिंग की वजह से, बट नई पैकेजिंग डिजाइन करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, ज्यादा एफर्ट लग जाएंगे, और वो रिलक्टेंट है कि अपने क्या दिक्कत है, प्रोडक्शन तो ठीक से हो ही रहा है ना। तो अगर ऐसा प्रेजेंट रहता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लोगों के काम अलग अलग है, लोग सिर्फ अपना काम, अपना उल्लू सीधी करने में कोशिश करते हैं, तो इस वजह से भी हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, ताकि ये, अगर एक मैनेजर प्रेजेंट होगा तो वो दोनों में इंटीग्रेशन कराएगा, वो बोलेगा अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड से कि आपको पैकेजिंग में चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट का कहना है कि इससे उनकी सेल्स बढ़ सकती है। समझ आ रही है बात? स्पेशलाइजेशन, एक मॉडर्न बिजनेस में सभी लोग स्पेशलाइज्ड रूप से ही हायर किए आते हैं, स्पेशलिस्ट कोई हायर किया आता है, तो सारे स्पेशलिस्ट एक जगह हो जाएंगे तो कोई किसी की नहीं सुनेगा। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ताकि उन स्पेशलाइज लोगों को भी, स्पेशलिस्ट लोगों को भी बताया जा सके कि हाँ, यू आर गुड एट योर वर्क, आप अच्छे से काम कर रहे हो, बट ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे के लिए आपको मिलकर भी काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में पहले 10 मिनट के लिए या पहले 5 मिनट के लिए हम पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप ये चैप्टर अच्छे से लर्न करके आएंगे कल की क्लास से पहले तक, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम देख सकें कि आपको कितना आ रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।